पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। और जो दूसरा इशू है वो है अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यूज। एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आप यूपीएससी मेंस 2023 लिख रहे हो, या फिर आप यूपी पीसीएस मेंस 2023 लिख रहे हो, या फिर आप यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 या 25 में बैठने वाले हैं, तब तक ये दोनों ही इश्यूज रेलेवेंट रहेंगे, चर्चा में रहेंगे और इनसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे। तो इनको आप एक बार ठीक ढंग से समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस आपको इनसे जरूर मिलेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल से शुरुआत करेंगे और इस मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत देखिए सबसे पहले करेंगे कि पर्सनल डेटा को लेकर प्रोटेक्शन बिल हमारे सामने एक हाजिर है 2022। देखिए मैंने आपको कल जब सिविल अनुसंधान प्रोग्राम समझाने के पहले बेसिक करंट अफेयर्स के बारे में बताया था और ये बताया था कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, तो उसमें मैंने पॉलिटी के कुछ डायनेमिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ऐसा ही एक इशू हमारे सामने यहां पर, जब भी कोई कानून नया बन रहा होता है, बन चुका होता है, या फिर उसको बने कुछ साल हो गए होते हैं और उसका कोई महत्वपूर्ण वर्ष होता है हमारे सामने, जैसे कि किसी बिल को पास किए 5 साल हो गए, किसी बिल को पास किए 10 साल हो गए, तो उनका एक इवैल्यूएशन होता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस पर किसी भी बिल से रिलेटेड, किसी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर अगर सरकार चाहती है कि इस पर कोई कानून हो, हमारे सामने कानून बनाना चाहती है, तो कानून बनाने के पहले गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही होती है, उसके बारे में सोच रही होती है, उस पर चर्चा चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बात करें हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आजकल उस पर बड़ी चर्चा चल रही है। अभी उसका ना ड्राफ्ट सामने है, ना कोई बिल बना है, ना कोई डिस्कशन हुआ है, कुछ नहीं है, बस चर्चा चल रही है समाज में। प्रधानमंत्री जी ने एक जगह पर पब्लिक रैली में एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला कि देश के अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए, यह तो हमारे संविधान के डीपीएसपी सेक्शन के आर्टिकल 44 में भी लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो जब उन्होंने बोला तो अभी चर्चा में आ गया। उसके बाद आप देखेंगे टीवी डिबेट्स में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में, हर जगह ये मुद्दा छाया हुआ है। अभी भी चूंकि कोई कानून नहीं बना है, उसके बावजूद सिर्फ ये डिबेट में आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि आजकल एक चीज पर बहुत चर्चा चल रही है, यूसीसी, और वो क्या है, यूसीसी आने से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। ये तो हो गया पहला स्टेज जब इस पर सिर्फ बात शुरू हुई। इसके बाद रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री किसी कानून को असल में बनाती है। जब वो बनाती है तो अपने यहां पर भी, उनके यहां पर भी डिस्कशंस होते होंगे, उनके अधिकारियों के लेवल पर बैठक होती होगी, मंत्री स्तर पर बैठक होती होगी, वो इनपुट्स लेते होंगे अलग अलग जगहों से। उसके लिए हो सकता है स्टडी करने के लिए कोई कमिटी बैठी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूसीसी की बात करें तो उसके लिए लॉ कमीशन बैठता है। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कई बार दी है यूसीसी को लेकर, तो अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट उसमें समझी जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, सिविल सोसाइटी से कुछ इनपुट्स लिए जाएंगे, एनजीओ से इनपुट लिए जाएंगे, कानून विदों से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर्स से, भूतपूर्व जजेस से, रिलीजियस पर्सनल से इनपुट्स लिए जाएंगे और इनपुट लेके फिर एक कानून बनाया जाए। कानून बनने के बाद आप देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी कानून को पारित करने का हम लोग फेज देखें, सीक्वेंस देखें, तो सबसे पहले किसी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से कानून पास होता है। मिनिस्ट्री पे हो गया कि अब ये कानून बनना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से क्या आता है, ड्राफ्ट आता है। इस ड्राफ्ट की स्टडी की जाती है। स्टडी करने के बाद ये पहुंचता है कैबिनेट के पास। कैबिनेट भारत सरकार की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। कैबिनेट के पास पहुंचेगा, यहां पर सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, कई बार कैबिनेट कमिटीज भी होती हैं बहुत सारी, उनके पास पहुंचता है। इनसे अप्रूवल, कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ये टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के डिपेंड करेगा कि ये जो बिल तैयार हुआ है किस प्रकार का है, ये ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, किस प्रकार का बिल है, उसके हिसाब से ये पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में। एक हाउस से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। तो दोनों ही हाउसेस से पास होने के बाद इसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाता है, प्रेसिडेंट के एक्सेस के लिए, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए। कुछ ऐसे भी कानून होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनको स्टेट से भी रेटिफाई कराना होता है, तो वो भी प्रक्रिया पूरी की जाती है और फाइनली प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं और उसके बाद ये गैजेट में नोटिफाई होता है, तब जाकर कोई बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। हालांकि प्रेसिडेंट से पास हो गया तो वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो फाइनली वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बनेगा, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा जब तक वो गैजेट में नोटिफाई नहीं हो जाएगा। तो अभी ऐसे ही हमारे सामने एक बिल है डेटा प्रोटेक्शन को लेके। ये क्या है? ये ड्राफ्ट बिल आया है अभी हमारे सामने, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, माईटी जिसको बोलते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के पास से ये कानून बन गया और बन के अब इसका ड्राफ्ट बनने के बाद आजकल एक और प्रक्रिया आ गई है कि उस कानून को पब्लिक डिस्कोर्स में, वहां पर डिस्कशन करने के लिए, पब्लिक के इनपुट्स लेने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशन सजेशंस के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म पर किसी वेबसाइट पर रख दिया जाता है, ताकि उसको कोई भी डाउनलोड करके पढ़ सके। लोग पढ़ते हैं, उसके बाद अपने सजेशंस देते हैं। तो कुछ समय तक ये ड्राफ्ट की तरह से रहेगा, उसमें सजेशंस मांगे जा रहे हैं। इसके बाद फाइनली ये कैबिनेट से अप्रूव होके और ये पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। तो अभी ये बिल किस स्तर पर है, किस स्टेज पर है, ये अभी इसका ड्राफ्ट आया है और ये डिस्कशन के लिए, लोगों के इनपुट्स के लिए रखा गया है। तो हमारे सामने ये चर्चा में आया कि इंडिया अब एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करने जा रहा है। तो अब देखिए इसकी नीड क्या थी, उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्यों इस तरीके का बिल लाया जा रहा है और उसमें क्या बातें की जाएंगी, किस चीज को प्रोटेक्ट करने की बातें चल रही हैं। देखिए, हम लोग एक डिजिटल ईरा में रह रहे हैं। डिजिटल ईरा में होने के कारण आजकल लगातार आपका डिजिटल एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपकी जो डिजिटल टाइमिंग है वो बढ़ रही है। हर कोई आज ज्यादा से ज्यादा समय तक स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। किसी ना किसी तरीके का वो डेटा कंज्यूम कर रहा है, प्लस वो अपने डेटा को बना भी रहा है। आप इंटरनेट इस्तेमाल करते समय सिर्फ रील्स तो नहीं देखते, हालांकि अगर आप रील्स देख रहे हैं तो भी आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। आप कम से कम ये तो बता रहे हैं उन कंपनीज को, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील लगातार देख रहे हैं, या आप फेसबुक पर देख रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पर अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, किस तरीके के आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इससे भी डेटा जनरेट हो रहा है। डेटा का मतलब हो गया कि जिससे कि कुछ रॉ नॉलेज क्रिएट हो रही है, कुछ डेटा क्रिएट हो रहा है जिससे आपके बारे में कुछ पता लग रहा है। पता ये लग रहा है कि आप किस तरीके के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। आपने 10 वीडियो जिस तरीके के देख लिए और एक बार आपने ऊपर सर्च कर लिया किसी खास तरीके का वीडियो, तो आप देखते हैं वैसे ही प्रकार के रिकमेंडेशंस वीडियोस के आपके सामने आने लगते हैं। ये कैसे होने लगता है? क्योंकि उनको अब एक आपने डेटा जनरेट कर दिया, आपने अपने बारे में कुछ सूचना दे दी उनको, और ये सूचना किसके पास गई? कंपनी के पास। अब कंपनी ने आपकी उन सूचना के आधार पर आपकी पसंद जान ली और अब वो आपकी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करके आपको वीडियोस लगातार रिकमेंड कर रहे हैं, सजेशंस में आपके आ रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं। तो मैं बता ही रहा हूं कि आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और आप डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ फॉर्म भर देते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। बेसिक नाम डालना होगा, उसमें अपना ईमेल आईडी डालनी होगी, फोन नंबर डालना होगा, कई बार डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ती है। कुछ और तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको कुछ और भी तरीके के डेटा डालने होते हैं। कई बार आप अपनी उसमें फोटो भी लगा देते हैं। कई बार आप, जैसे अगर सोशल मीडिया पेजेस की बात करें, आपका फेसबुक अकाउंट होगा, आपका इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर तो आपने अपने बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप कहाँ घूमने गए, आपने क्या खाया, किन से मिले, क्या घूमा, क्या देखा, क्या आप शॉपिंग की, क्या परचेस किया, तो आपकी प्रेफरेंसेस सब कुछ पता है उनको। आपके घर में कितने लोग हैं, आपके मित्र कौन हैं, कैसे मित्र हैं, आजकल आप कैसे मूड में चल रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है कि खराब चल रही है,
आप पढ़ रहे हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, तो तमाम तरीके के आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो कि आप डेटा के रूप में जनरेट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल बहुत सारी जगहों पर आप अपना बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, आप अपना थंबनेल, आप अपना थंब इंप्रेशन दे देते हैं, कहीं पर आपका फेस स्कैन हो रहा है, कई बार आप ये भी देखते हैं कि आपने लोकेशन ऑन कर रखी है और आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ये भी पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किस समय आप कहाँ थे उसको ये भी पता है, आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो तमाम तरीके की चीजें आपको पता है, मतलब कंपनीज को पता है आपके बारे में। तो अब ऐसे में होगा क्या, आपसे रिलेटेड बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, इसमें से कुछ डेटा होगा जो कि पर्सनल डेटा कहा जाएगा और कुछ डेटा ऐसा होगा जिसको बोलेंगे नॉन पर्सनल डेटा। अब ये पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? पर्सनल डेटा वो डेटा होगा जिस डेटा से आपके बारे में आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, जिससे, और ऐसा डेटा जिससे आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता चल सकती, ये नहीं पता किया जा सकता कि ये किसका डेटा है, किस व्यक्ति का है, किसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उसको बोलेंगे नॉन पर्सनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, आपके जेनेटिक रिकॉर्ड्स हैं, आजकल आप स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, वो भी कनेक्टेड होती है, वो आपकी पल्स रेट ले रही है, वो आपका बीपी ले रही है, काफी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आपके बारे में है। तो इस तरीके के आपसे कि आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई डेटा, आपका जेनेटिक डेटा, आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया और उसमें आपके नाम के साथ में अगर कुछ है, जैसे आपका पैन कार्ड है, आपका आधार है, जिनसे आपकी आइडेंटिटी पता चल सके, वो सब है पर्सनल डेटा। और ऐसा कोई डेटा जो कि आपने दिया तो है इंटरनेट पर, लेकिन उससे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती। जैसे कि आपने कोई से बीएमआई निकालने वाली कोई वेबसाइट आपने सर्च की थी, जिसमें आपको अपना बीएमआई कैलकुलेट करना था, तो आपने उसमें अपनी हाइट डाल दी, अपना वेट डाल दिया, उसने आपका बीएमआई और अपने एज डाल दी, तो आपका बीएमआई कैलकुलेट करके उसने दे दिया। अब इससे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, आपका नाम वगैरह कुछ पूछा नहीं, तो ये इंफॉर्मेशन से क्या आपके बारे में पता लगेगा कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता लग पाएगा। ऐसे डेटा को बोलेंगे नॉन पर्सनल डेटा। तो यहाँ पे दो तरीके के डेटा की बात है। अब ये जो देखिए पर्सनल डेटा जो है, ये भी कुछ कैटेगरी का है, जिसको हम लोग बोलेंगे जनरल पर्सनल डेटा, जिसमें आप सिर्फ आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके की कुछ चीजें आ गई। इसके बाद आ जाएगा कुछ सेंसिटिव पर्सनल डेटा। सेंसिटिव पर्सनल डेटा यही जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, जिसमें आपने आपकी आइडेंटिटी तो है, उसके साथ साथ आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, उसके साथ साथ आपका कहीं पर एटीएम कार्ड लगा हुआ है, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का अकाउंट ले रखा है और नेटफ्लिक्स के अकाउंट में हर महीने का सब आपका पैसा कटता है, तो ये जो हर महीने आपका पैसा डेबिट हो रहा है आपके अकाउंट से, उसके लिए आपने अपना डेबिट कार्ड नंबर दिया होगा, आपने अपना सीवीवी भी एंटर किया होगा, पिन भी एंटर किया होगा, तब तो आपके अकाउंट से वो ईसीएस हो रहा है, हर महीने जा रहा है। बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज है जिनसे आपने कभी लोन ले रखा है, पर्सनल लोन लिया है, कोई कंज्यूमर लोन लिया है, ऐसा कुछ आप लोन लेते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो लेते हैं, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं। आप अपने अकाउंट से वो ईएमआई कटे, उसके लिए ईसीएस कराने के लिए आप अपना अकाउंट डिटेल देते हैं, अपना एटीएम कार्ड नंबर, पिन, सीवीवी सब डाल देते हैं, और हर महीने अकाउंट से वो पैसे कट रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन उनके पास है। अब आप देखिए यहां तक जो हम लोगों ने देखा वो क्या, कैसे बहुत सारी डेट आपसे संबंधित पर्सनल डेटा रोज दिन क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो कि अगर ये डेटा आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपके बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा, ये कंपनीज के पास में है, बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनीज हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, उनके पास में डेटा है, और वो डेटा इसको लेकर वो कहीं पर उस डेटा को वो किसी और के हवाले कर दें, उस डेटा की ट्रेडिंग हो जाए, उनके पास में डेटा है, वो इंफॉर्मेशन उन्होंने किसी और को बेच दी, उसके बदले में उन्होंने कुछ अर्निंग कर ली। अगर ऐसा कुछ कर लिया तो उससे होगा क्या, आप देखते हैं कि कई बार आपने एक बार एक कंपनी से लोन लिया और आप देखेंगे कि आपके पास रोज दिन 4 बार 5 बार कॉल आ रही है लोन की,
कि सर ये भी कंपनी है, हमारी कंपनी की तरफ से इतना आपका लिमिट बन गया है, अब आप 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लीजिए, आपको ये इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाएगा। दूसरी कंपनी कॉल कर रही है, आपको 15 लाख रुपए का लोन दे रही है, कोई 8 लाख रुपए का आपको लोन ऑफर कर रही है। तो ये जो तमाम रोज दिन आपको लोन ऑफर आ रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब किसके कारण से हो पा रहा है? वो इस कारण से हो पा रहा है क्योंकि आपने एक कंपनी से लोन लिया था और वो आपका डेटा जो जनरेट हुआ वो शेयर हो गया किसी और कंपनी के साथ में। या तो उस कंपनी ने, जिस कंपनी से आपने लोन लिया, उन्होंने खुद से आपका डेटा ट्रांसफर कर दिया, उस डेटा को उन्होंने सेल कर दिया, या फिर जहां पर उन्होंने डेटा वो सारा स्टोर करके रखा था, वो हैकिंग के माध्यम से किसी और कंपनी ने वो डेटा चुरा लिया। या तो लीकेज ऑफ डेटा है, किसी प्रकार की कोई चोरी है, यहां पर हैकिंग हो रही है, डेटा स्टीलिंग हो रही है, या फिर उन्होंने अपना डेटा खुद से, आपका डेटा खुद से किसी कंपनी ने दिया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, तो इससे होगा क्या? आपकी लाइफ में बहुत सारा तरीके का दखल पड़ना शुरू हो जाएगा। आप बार बार ऐड देख रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपके पास में कॉल आ रही है। अब कई बार आपके कोई जानने वाले लोग आपको किसी नए नंबर से कॉल कर सकते हैं, इसलिए आप उठा भी लेते हैं कॉल, लेकिन पता चलता है कि वो लोन की कॉल है। कई बार ऐसा भी हुआ है, देखने को मिला कि कुछ फ्रॉड लोगों के हाथ में आपका डेटा लग जाता है, वो आपको कॉल करते हैं, आपको किसी फिशिंग नेट, किसी ऐसे मेथड का इस्तेमाल करके, किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल करके जिसको फिशिंग बोलते हैं, एंड रैकेट को फिशिंग रैकेट बोलते हैं, फिशिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके कई बार आपको वो किसी तरीके का आपसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करा देते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होते हैं, लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी इसमें जा रही है। और देश में बहुत सारे इस समय लगातार साइबर सेल के पास इस तरह के फाइनेंशियल डिजिटल फ्रॉड्स की शिकायतें आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं। और ये ऑलमोस्ट हर घर में, हम सब लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में ऐसे फाइनेंशियल डिजिटल फ्रॉड का सामना किया है। या तो आपके साथ खुद हुआ होगा, या तो आपके अगल बगल आपने जरूर किसी को देखा हो। मेरे पास भी ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं? ये इसलिए हो रही है क्योंकि पर्सनल डेटा चोरी हो रहा है, पर्सनल डेटा बेचा जा रहा है, पर्सनल डेटा शेयर किया जा रहा है, और बिना आपकी अनुमति के। इससे हो क्या रहा है? उससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, और सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं ब्रीच हो रही है, इससे आपको बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल डायमेंशन से निकल के मैं किसी और डायमेंशन पर आऊं, तो आप और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई, और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कोई आपके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, ये बात बताते हुए कि वो आपको जानता है, और आपके नजदीक आके उसने आपसे कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकाल ली, आपसे कुछ काम करा लिया, आपको परेशान किया, आपके साथ में फ्रॉड किया। जैसे आजकल आप देखते होंगे हनी ट्रैप करके एक चीज चल रही है। भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑफिसर्स जिनके पास में भारत की कुछ जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वो ऐसे हनी ट्रैप में फंस के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे कर पा रहा होगा? पहले तो वो उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन निकालता होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनके साथ में शेयर करके उनसे एक ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करता हो, तब तो ये सब काम कर पा रहा है। फिर मैं आपको एक और टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं, उसको बोलते हैं डीप फेक। आजकल आपके सोशल मीडिया आईडी से, सोशल मीडिया पेजेस से आपकी फोटो निकाल के, आपके वीडियोस निकाल के, उनको डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उनकी मॉर्फिंग करके आपकी डिग्निटी को ब्रीच किया जा सकता है, और ऐसी शिकायतें आ रही। कई बार आपके स्मार्टफोन में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपकी निजी
उसमें कुछ तस्वीरें हैं, आपके फैमिली फंक्शंस की तस्वीरें हैं, आपके फैमिली के निजी पलों की कुछ तस्वीरें हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनको शेयर करके आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे तमाम तरीके की चीजें, पर्सनल डेटा के ब्रीच होने से तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके बारे में बहुत लंबे समय से बातें की जा रही थी कि हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि हमारे देश में अब ज्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है, खुश हो रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता डेटा, फास्ट इंटरनेट आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने स्मार्टफोन थमा तो दिया, लेकिन उनका डेटा वो कैसे प्रोटेक्ट होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम लोग देखें, दुनिया के सभी डेवलप्ड कंट्रीज में इस प्रकार के कुछ ना कुछ कानून हैं जहां पर डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बातें की जाती हैं। हमारे यहाँ अगर हम लोग भारत में बात करें तो अभी तक डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित हमारे पास में सिर्फ एक चीज है, वो है आईटी रूल्स 2011, लेकिन वो भी काफी पुराने हो गए हैं और वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। बहुत सारी चीजें आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, उनको वो कवर नहीं करते। तो हमको आवश्यकता थी किसी ऐसे कानून की जो कि इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके, इस चैलेंज को दूर कर सके और डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। तो देखिए, ये चीजें और भी कहां से निकल कर आई। 2017 में आप जानते होंगे कि भारत में एक पुट्टास्वामी केस हुआ। उस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बताई कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी है, उसी के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्राइवेसी उसके बाद से एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। अब राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बन गया है और यहां पर हम देख रहे हैं कि कंपनीज लगातार आपका डेटा लेके आपकी मर्जी के बिना ये डेटा किसी और के साथ में शेयर कर रही है और आपको परेशानी हो रही है। तो ये तो राइट टू प्राइवेसी का हनन है, आपकी फंडामेंटल राइट ब्रीच की जा रही है। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट को इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो जनता के फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करे। ये एक बात आ गई। इसके बाद इस जरूरत को लेकर यहां पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय बोला था कि इसके लिए हमको स्टडी करने की जरूरत है कि डेटा, पर्सनल डेटा लोगों का और कैसे बचाया जा सकता है। तब यहां पर एक जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी कब बनाई गई? 2018 में। 2018 में इस प्रकार की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम क्या था? इस कमेटी का काम था स्टडी करना कि भारत में पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, पर्सनल डेटा क्या है, पर्सनल डेटा क्यों बचाना है, पर्सनल डेटा अगर लीक हो जाएगा तो उससे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लोगों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देश में किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है और फिर उसको बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए, कुछ रिकमेंडेशंस दिए और उन्होंने एक ड्राफ्ट लॉ भी बना करके दिया कि कानून आना चाहिए। और उन्होंने उसके लिए दुनिया के तमाम जगहों के कानूनों का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल ड्राफ्ट कानून बना करके दिया। उसके आधार पर 2019 में भारत सरकार एक कानून लेकर भी आई पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट में अभी टेबल ही हुआ, लोकसभा में आया, लेकिन वो वहां से पारित नहीं हुआ। उसके पहले उसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको ज्वाइंट कमेटी कहते हैं, उसके पास में इसको भेज दिया गया। ज्वाइंट कमेटी के पास में ये कानून भेज दिया गया अध्ययन करने के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2020 में क्या आ गया? कोविड। कोविड के कारण 2 साल तक चीजें रुकी रही, 2020, 2021, 2022 में उसके बाद जाके इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 2022 में भारत सरकार ये कानून लेकर आई। ये कानून जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। और ये बिल उसके बाद से लगातार ये ड्राफ्ट बिल की तरह से डिस्कोर्स के लिए, चर्चा के लिए पड़ा हुआ था और अब समय है, अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार जल्दी ही इसको पार्लियामेंट में टेबल करने वाली है। तो अब ये पार्लियामेंट में टेबल होगा, कह रहे हैं किसी मॉनसून सत्र में हो सकता है कि ये पार्लियामेंट में आ जाए। तो 2023 जब आप अभी अपना एग्जाम लिख रहे हो, हो सकता है कि तब तक ये पास हो जाए, तब ये बिल नहीं, ये एक्ट होगा। तो फिलहाल देखते हैं कि ये कैसे, कब पार्लियामेंट में टेबल किया जाता है। तो ये हो गई इसकी अभी तक की जर्नी, कि ये बिल किस प्रकार से चला था, कहां आया,
इतिहास हम लोगों ने देखी और ये भी जान लिया कि पर्सनल डेटा क्या होता है, पर्सनल डेटा कितने प्रकार का होता है, पर्सनल डेटा की किस प्रकार से शेयरिंग की जा रही है और कैसे आपको परेशानी हो रही है और कैसे इसको बचाने के लिए, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक सरकार कदम उठाने के बारे में कुछ सोच रही थी। तो आप देखेंगे कि जब पहले जो 2022 में ये जो कानून आया था, उस कानून को उस समय भी बात चल रही थी कि इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाए, लेकिन तब उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। उस कमियों के कारण उसको विड्रॉ कर लिया गया था। अब फिर से इसको रखने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, बहुत छोटे, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हैं। वो जो हल्के फुल्के कुछ चेंजेस हैं, हम लोग उनके बारे में भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, कैसे काम करेगा और पिछली बार से लेकर अभी तक में क्या चेंजेस किए गए। तो इस बिल को हम लोग समझें, उसके पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स हैं थोड़े बहुत जो समझने चाहिए। जैसे कि देखिए, यहां पर कई सारी तरीके की बातें की गई। यहां पर एक बात किया गया डेटा प्रिंसिपल की। ये बिल बात करता है डेटा प्रिंसिपल की। डेटा प्रिंसिपल क्या है? डेटा प्रिंसिपल जैसे हम लोग जानते हैं कि स्कूल का आपका एक प्रिंसिपल होता था, एक मेन व्यक्ति वहां का जो कि स्कूल चला रहा है। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में एक डेटा प्रिंसिपल की बात की गई। वो प्रिंसिपल कौन है? वो प्रिंसिपल आप है, वो व्यक्ति जिसका डेटा बचाना है, हम जिसके डेटा का प्रोटेक्शन करने की बात चल रही है। अगर आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो आप हुए डेटा प्रिंसिपल। तो ये डेटा प्रिंसिपल की बात हो गई। डेटा प्रिंसिपल कौन? जिसके डेटा को प्रोटेक्ट करना है, वो व्यक्ति हो गया। इसके बाद एक बात आती है डेटा फिड्यूशरी की। अब ये डेटा फिड्यूसरी कौन है? फिड्यूसियरी। डेटा फिड्यूसरी, फिड्यूसरी का मतलब देखिए क्या होता है। फिड्यूसरी का मतलब होता है एक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। तो जिनके साथ में आपको एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप डेवलप करना है। डेटा को लेकर आप किस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं? आप जिसको डेटा दे रहे हैं, किसको डेटा दे रहे हैं? आप तमाम कंपनीज को दे रहे हैं जिनसे डेटा प्रोटेक्शन कराना है। तो डेटा प्रोटेक्शन कराना है हमको उन कंपनीज से। तो तमाम कंपनीज जिनसे आप चाहते हैं कि आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो, उनको बोला जाएगा डेटा फिड्यूसरी। डेटा फिड्यूसरी कौन है? कोई और नहीं है बल्कि ये डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनीज ही हैं। तो बेसिकली यहां पर कंपनीज की बातें की जा रही हैं। तो ये हो गए डेटा फिड्यूसरी। डेटा प्रिंसिपल आप हो गए। So now you have understood two terms, which is data principal and data fiduciary. Data fiduciaries are nothing but the companies who are taking your data. इसके बाद देखिए और बातें आती हैं, बातें इसमें और आएंगी और वो क्या है कि इसमें डेफिनेशन रखी गई है एडल्ट और चाइल्ड की। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, किसको चाइल्ड बोला जाए? अलग अलग एक्ट्स में भारत के, जैसे अगर आप लेबर लॉ की बात करें तो वहां पे कुछ अलग है। आप एजुकेशन में देखेंगे तो वहां पे कोई और डेफिनेशन आती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेफिनेशन है। यहां पर हम लोग चाइल्ड की डेफिनेशन रखेंगे अंडर द एज ऑफ 18। अंडर द एज ऑफ 18। यहां पर 18 ईयर्स की क्यों बातें की गई? इसलिए बातें की गई हैं, हम लोगों को, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक इशू चल रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इस कारण से यहां पर इस एज को भी ध्यान में रखना जरूरी था। तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड यहां पर बताई गई। उनको कितने कितने किस प्रकार के डेटा का एक्सेस होना चाहिए, किस प्रकार के डेटा का एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो किस प्रकार के डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसी किस किस तरीके की वेबसाइट्स हैं जिनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर भी एक डेफिनेशन ये भी बनाई गई। इसके बाद हम लोग एक दो और टर्म्स की बात करें, जैसे कि हम लोग बात करेंगे डेटा लोकलाइजेशन और डेटा मिनिमाइजेशन की। डेटा लोकलाइजेशन क्या चीज है? डेटा लोकलाइजेशन देखिए क्या चीज है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा है कि कोई कंपनी आपसे आपका डेटा ले रही है
और उसको स्टोर कर रही है, उनका जो सर्वर है वो कहीं फॉरेन में है। अब दुनिया के किसी दूसरी टेरिटरी पर इस कंपनी का सर्वर है, वहां से अगर कोई डेटा लीक होता है, डेटा हैक हो जाता है, डेटा चोरी हो जाता है, तो भारत सरकार अब उसमें कुछ तो कर नहीं सकती। प्लस वो कंपनी भी इंडिया में नहीं है, कब वो कंपनी गायब हो जाएगी हमें नहीं पता। उसका भारत में जो प्रेजेंस है वो तो ऑनलाइन है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं। उनका डेटा स्टोरेज भी इंडिया में नहीं होता। अगर भारत की जनता को उस कंपनी के द्वारा किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई है, भारत सरकार उस कंपनी को कहां खोजेगी, उसके डेटा के प्रोटेक्शन को कैसे इंश्योर करेगी। इसलिए बातें की जाती थी, या जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस में भी बात सामने आई कि हमको डेटा का लोकलाइजेशन करना है। ज्यादातर कंपनीज से हमको ये बात करनी होगी कि आपको अपना डेटा, भारतीयों का जो पर्सनल डेटा आपने ले रखा है, उसका सर्वर आपको भारत में बनाना होगा। भारत में ही आपको सारा डेटा स्टोर करके रखना होगा, जिससे कि वहां पर भारत सरकार का कानून लग सके, भारत के कानूनों के जद में आए, और उनको हम, अगर किसी प्रकार का यहां से कोई डेटा लीक होता है, कोई डेटा स्टीलिंग होती है, तो हम कंपनी को यहां पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। क्योंकि अगर उनका यहां पर डेटा स्टोरेज सेंटर होगा तो उनके पर्सनल्स भी होंगे, उनकी ऑफिस भी होगी, तो ये सब कुछ होगा, तो यहां पर उनको अकाउंटेबल ठहराना, उनको कोर्ट तक लेके जाना, उनको पीनलाइज करना, ये सब करना आसान है। तो ये एक बड़ी बात है, डेटा का लोकलाइजेशन। इसके बाद आती है बात डेटा मिनिमाइजेशन की। अब डेटा मिनिमाइजेशन क्या चीज है? डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब देखिए क्या होता है। डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि अब हमको मिनिमम डेटा निकालने की बातें करनी है। कई बार आप देखेंगे किसी आप ऐसी वेबसाइट पर गए जहां पर कि उनको आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं जिसका उनको कोई काम नहीं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया BMI कैलकुलेशन का। आप किसी वेबसाइट पर गए, अपना BMI कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो आपसे बोल रहे हैं अपना आधार कार्ड लगाओ, अपना बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन दो। अरे क्या करेंगे भाई ये सब इंफॉर्मेशन का? सिंपली आपको बायोमेट्रिक, आपको एक BMI कैलकुलेट करके देना है। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें चाहिए। मेरी एज चाहिए, मेरी हाइट चाहिए, मेरा वेट चाहिए। आप मेरा नाम, मेरी ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, अगर ये सब मांग रहे हैं तो क्या रहेंगे क्या आप इनका? इसका मतलब आप हमसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप बाद में उसको शेयर करेंगे दूसरी कंपनीज के साथ में, आप उनको बेचेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो डेटा मिनिमाइजेशन की बातें की जा रही, बोला जा रहा है कि सिर्फ कंपनीज ही नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी, उनको जितनी इंफॉर्मेशन का काम है वो आपसे सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, अपना काम करें, आगे बढ़े। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके क्या करेंगे? तो दिस इज डेटा मिनिमाइजेशन। इसके बाद एक और बात आती है विच इज पोस्टमार्टम प्राइवेसी। पोस्टमार्टम प्राइवेसी का क्या मतलब? देखिए बात समझिए। पोस्टमार्टम प्राइवेसी का मतलब हो गया, ऐसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड बहुत सारी डेटा, सूचनाएं इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसने कहीं पर अपना कार्ड लगाया होगा, अपनी फाइनेंशियल डेटा वहां पर दी होगी, उसने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा सोशल मीडिया वेबसाइट पर लिखा होगा, और तमाम जगहों पर, वेबसाइट्स पे अलग अलग जगहों पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की होगी, अपना फोन नंबर एंटर किया होगा, कोई ना कोई फॉर्म भरा होगा, तो हर जगह उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो, और वो इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे से रिलेटेड डेटा, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो वो किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है जो किसके मरने के बाद उसके डेटा को, उसके डेटा से संबंधित प्राइवेसी से रिलेटेड डिसीजन ले सके। जैसे कि अगर जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है, पूरे होशो हवास में है, कॉन्शियस है, तो उसके डेटा का प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए उसको लेकर वो खुद से डिसीजन ले सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके डेटा का क्या होगा, उसके बारे में डिसीजन वो नहीं ले पाएगा। या फिर वो व्यक्ति अगर अपने फुल कॉन्शियस में नहीं है, किसी प्रकार की कोई मेंटल इलनेस हो गई,
ऐसे में ये व्यक्ति और वो व्यक्ति जो कि जिसकी डेथ हो गई, ये दोनों ही तरह के व्यक्ति उसके पहले क्या कर सकते हैं, किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि अगर ऐसी स्थिति में से कि कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, उसके पहले उसने राइट्स दे दिए किसी और को कि अगर ऐसा कुछ होता है मेरे साथ तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा से रिलेटेड डिसीजन लेने का अधिकार इस व्यक्ति को होगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति है, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर है और वो चाहता है कि वो डेटा प्रोटेक्टेड रहे। उसने बोल दिया कि मेरे मृत्यु के बाद ये फला व्यक्ति हैं जो कि मेरे नॉमिनी होंगे, ये डिसीजन लेंगे मेरे बिहाफ पे कि मेरे पर्सनल डेटा का क्या होना चाहिए। तो पोस्टमार्टम प्राइवेसी का प्रोविजन इस बिल में रखा गया है, जो कि अभी तक इसके पहले कोई बात इसकी नहीं होती थी। ये सारी चीजें हो गई मेरे ख्याल से। अगर आपको बेसिक कुछ चीजें समझ में आ गई हैं, तब हम लोग एक एक करके इस बिल की प्रोविजंस के ऊपर चल सकते हैं कि क्या बोल रहा है बिल, किसके बारे में बातें कर रहा है, इसकी नीड क्या थी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नीड के ऊपर देखिए, मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको एक और चीज का सामना करना पड़ता है आजकल, और आपको पता नहीं, और वो क्या है। अगर आप कॉन्शियस होकर सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज का शिकार हो रहे हैं। आपको आपकी पर्सनल, आपने कोई एक वीडियो एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तो आपको लगातार वो वीडियो दिखाया जा रहा है, आपको एक दायरे में बांध के रखा जा रहा है। अगर वो नहीं होता तो आप क्या करते, आप एक्सप्लोर करते, आप और चीजें खोजते और चीजें देखते। आज आप ये इशू देखते, कल आप कोई और इशू देखते, कुछ और चीज देखते, आपके मन में जो आता, आप जो पढ़ रहे होते, आप जो सोच रहे होते, आप अपनी विल के हिसाब से चीजें इंटरनेट पर खोजते, एक्सप्लोर करते। अभी क्या हो गया, आपका दायरा सीमित कर दिया गया, और एक बार आपने कुछ देखा, अब आपको उसी में बांध के रखा गया, एक दायरे के अंदर। अब आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आप मल्टी डायमेंशन में नहीं जा पा रहे हैं। आपको एक लिमिट के अंदर में बांध के रखा जा रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको खुद अभी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी तरीके से मैं एक और प्रॉब्लम के बारे में बताऊं। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति आज के डेट में, वो व्यक्ति जो कि अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता, वो ओवर एक्सपेंडिचर की समस्या से ग्रसित है। आपकी इनकम है 50,000 और आपने खर्च कर रखा है 60,000, लाख रुपए। हर एक व्यक्ति लोन पर है, उसने किसी ना किसी तरीके का लोन ले रखा है। और क्यों लोन ले लिया है? ऐसी चीजें क्योंकि उसने परचेज करनी है जिसकी उसको कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपके पास में पर्याप्त ड्रेस हो, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे देखा, एक एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया गया। ये सब कैसे दिखाया जा रहा है? आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपकी पर्सनल डेटा चोरी करके आपको मैसेज आ गया डिस्काउंट का। हो सकता है कि आप, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए कि आप कभी पैंटालून्स नहीं गए, आप रिलायंस ट्रेंड्स में शॉपिंग करते हैं। आपने रिलायंस ट्रेंड्स में जाके अपना पर्सनल डेटा दिया था, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना बर्थ डेट, ये सब बताया था। और कल को रिलायंस ट्रेंड्स आपका डेटा पैंटालून्स के साथ में शेयर कर लेता है। अब आपके पास पैंटालून्स से भी ऑफर आ रहा है, रिलायंस ट्रेंड्स से भी आ रहे हैं, पैंटालून्स से भी आ रहे हैं, और ऐसी 4-5 और कंपनी से आ रहे हैं। और रोज दिन अगर आपको ऑफर आएगा, एक दिन आप इग्नोर करेंगे, 2 दिन इग्नोर करेंगे, 3 दिन इग्नोर करेंगे, कुछ दिन के बाद में आपके पास में कभी भी हल्का फुल्का थोड़ा ज्यादा पैसा होगा, आपको लगेगा कि चलो ठीक है, थोड़ा ही सही डिस्काउंट में मिल रहा है। 5,000 रुपए की चीज 2,000 रुपए में मिल रही है, 8,000 रुपए की चीज 2,000 रुपए में मिल रही है, मान लीजिए 10,000 रुपए की भी चीज अगर 2,000 रुपए में मिल रही हो, आप ये भी देखिए, आपके पास आवश्यकता थी क्या वो 2,000 रुपए भी खर्च करने की? आपके पास क्या वो प्रोडक्ट नहीं था? 2,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च किया ना, आपका अपना बजट गया। कई बार आप लोन ले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास में ऑफर आ गया है, क्योंकि आप किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट
उनके किसी मार्केटिंग गिमिक से प्रभावित है, आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ओवर कंजम्पशन, ओवर एक्सपेंडिचर की। इससे भी देश दुनिया आज की डेट में परेशान है। तो ये भी अपने आप में एक नीड पैदा करता है कि क्यों हमको ये बिल चाहिए। तो देखिए, अब ये इसके बाद ये बिल आता है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब बिल आया। बिल जब आया तो बिल के अंदर में कई सारे तरीके के प्रोविजंस रखे गए हैं डेटा को बचा के रखने के लिए। अब क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बात की गई है वो ये बात बोली गई कि यहां पर एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए। एक सेंट्रल एजेंसी बनाने की बात की गई है। किस लिए, क्या पर्पज होगा इनका? इनका पर्पज होगा डेटा प्रोटेक्शन कराना। इनका पर्पज होगा ये बात चेक करना कि कंपनीज ठीक ढंग से, एथिकल तरीके से ये जो कानून बना है उसके दायरे में रहकर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये लोगों से ज्यादा डेटा तो नहीं ले रही, लेके उसको शेयर तो नहीं कर रही, या फिर अगर कोई शिकायत करना चाहता है तो भी इनके पास में कर सकता है। किसी को पिनलाइज करना होगा तो भी यही करेंगी। तो एक सेंट्रल एजेंसी बनाने की बात की गई है जिसका नाम क्या होगा? सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो इस प्रकार का एक बोर्ड बनाने की बात की जा रही है। इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि देखिए, पहले क्या होता था, अगर कोई कंपनी इसके दायरे में है, किसी कंपनी ने से कि उनके यहां से डेटा ब्रीच हो गया, उनके यहां से डेटा चोरी हो गया, जैसे कि फेसबुक पे आपका डेटा है और ऐसे तमाम लोगों का डेटा है, और 1 लाख लोगों का डेटा किसी ने वहां से हैक कर लिया, गायब कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर करके अब वो कुछ उसका कर रहे हैं और ये बात बाद में पता लगी। तो ऐसे में कंपनीज के ऊपर में क्रिमिनल चार्ज लगाया जाता था और क्रिमिनल तरीके से उसकी प्रोसीडिंग करके उनके ऊपर में पेनल्टी लगाई जाती थी। अब ये बोला जा रहा है कि आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर सकते हैं। से कि व्हाट्सएप को पता लग गया है कि उनके यहां से बहुत सारे लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन गायब हो गई है, चोरी कर ली गई, किसी प्रकार की हैकिंग हो गई, तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर सकते हैं। पहले ही जाके गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि देखिए, हमने तो तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद ये पता नहीं कौन सा हैकर है दुनिया में बैठा है, व्हाट्सएप का डेटा चोरी कर लिया गया। ऐसे फेसबुक आके खुद से सरकार को बता जाए। अगर ऐसा कोई वॉलंटरी डिस्क्लोजर करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ऐसे में उनके ऊपर में कुछ हल्की फुल्की पेनाल्टी लगा के उनको छोड़ दिया जाएगा। यहां पे ये भी होगा कि पेनाल्टी लगाने के मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाने के बजाय वहां पर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एडीआर पर जाएंगे और यहां पर प्ली बार्गेन कर लिया जाएगा। प्ली बार्गेन का उनको ऑप्शन दिया जाएगा। प्ली बार्गेन का मतलब कि आप हमको डेटा दे दीजिए, हम आपको उसके बदले में कम सजा दे दें, आपकी पेनाल्टी कम कर दी जाएगी। तो ये प्ली बार्गेन करने का भी उनको ऑप्शन होगा। तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ वॉलंटरी डिस्क्लोजर, इसका ऑप्शन दिया गया। इसके बाद देखिए और क्या बातें इसमें की गई। इसमें यह भी बातें की गई हैं कि अगर इस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी, मान लीजिए कि कोई कंपनी पकड़ी गई कि नहीं वो सच में इस तरीके का डेटा ब्रीच कर रही थी, पर्सनल डेटा वो चुरा रही थी, उसको बेच रही थी, ऐसा कुछ करते हुए अगर कोई कंपनी पकड़ी जाती है, तो यहां पर ये जो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, वो उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई कर सकती है। हेफ्टी अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन बी चार्ज फ्रॉम दीज कंपनीज। कितना कर सकते हैं? 250 करोड़ रुपए तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है नॉर्मल कंडीशन में, और कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में इसको बढ़ा के 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी डेटा ब्रीच पर, बड़ी बात है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये देखिए, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की जो बात कर रहे हैं, इसमें होगा कौन, कौन इस प्रकार का डिसीजन ले सकता है? तो इसमें गवर्नमेंट के लोग तो होंगे, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे, वो तो होंगे ही। साथ साथ इसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी बिठाए जाएंगे। अब ये जो पूरा डेटा कलेक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब काम कैसे करता है, ये तो हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स को पता ना हो। उनको सिर्फ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने आता है, उनको गाइडलाइंस बनाने तो आती है, लेकिन इट
टेक्निकल चीजों से वो अवेयर नहीं, इसलिए कुछ टेक्निकल इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी इसमें रखे जाएंगे, इसमें कुछ कानून के जानकार रखे जाएंगे, लॉ एक्सपर्ट्स, और इनका मिला जुला के एक बोर्ड होगा, सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इसके बाद देखिए यहां पर जितने सोशल मीडिया पेजेस उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। अभी कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति की आइडेंटिटी ठीक ढंग से पता भी नहीं लग पाती वहां पर। कई बार ऐसा होता है, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए देखिए यहां पर एक और चीज को एड्रेस किया गया है। यहां पर कौन कौन सी चीजों को एड्रेस किया जा रहा है अभी ये भी आप समझिएगा। सिर्फ इसमें पॉलिटी का सिर्फ आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी इतना ही इशू नहीं है। लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेफगार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करना सिर्फ यही अपने आप में एक मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी इससे बड़े मुद्दे जुड़े हुए। और मान लीजिए कि कल को हम लोगों ने कोई बहुत कड़ा कानून बना दिया, कोई डेटा ले ही नहीं सकता। आपको पता है डेटा इज द न्यू ऑयल, ये बार बार बात कही जाती है, डेटा इज द न्यू ऑयल। आज हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जब जिसको इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का युग बोलते हैं। बिना इंफॉर्मेशन के आज के बिजनेसेस फ्लरिश कर ही नहीं सकते। आज हम लोगों को बिजनेस बढ़ाना है, बहुत ही कस्टमाइज करके बिजनेस देना है, तो उसमें डेटा की आवश्यकता तो पड़ती है। अब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण किसी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना निकाल रहा हो, ना शेयर कर रहा हो, यही इंश्योर करना है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम डेटा चाहते हैं कि बिल्कुल कोई निकाले ही। तो हमको पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा में डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए, और पर्सनल डेटा में भी जनरल पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा में डिस्टिंक्शन करने आना चाहिए। किस प्रकार का डेटा लिया जा सकता है, किस प्रकार के डेटा की शेयरिंग की जा सकती है, सब हमको पता रहना चाहिए। हमको ये भी इंश्योर करना है कि इंडिया में बिजनेस करने का माहौल खत्म ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना रह जाए इसके चक्कर में, ये भी करना था। इसके बाद एक और चीज करनी थी कि पर्सनल डेटा के नाम पर हम लोग ये बोल दें कि बहुत ज्यादा आपको पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन मिलेगा, और हम किसी की इंफॉर्मेशन ही ना निकाल पाए, इतना ज्यादा लोगों को प्राइवेसी दे दें, वो प्राइवेसी देश के लिए समस्या बन जाए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कल को इतनी सारी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे आज आजकल आपने देखा होगा फेक न्यूज फैलाते हैं लोग, हेट्रेड फैलाते हैं कम्युनिटीज के अगेंस्ट। और किसी ने ऐसी कुछ फेक न्यूज फैला के अगर कोई कॉम्युनल टेंशंस खड़ी कर दिए जिससे कि देश की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा आ गया, तब तो ये बिल हमारे ही ऊपर एक बैकफायर कर जाएगा, हमारे ऊपर ही उल्टा असर करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बात का ध्यान रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हमारे पास में दो चीजें हैं कि हमको डेटा प्रोटेक्ट भी करना है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। उसके बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की गई है। अभी ये बात बोली जा रही है कोई डेटा नहीं ले सकता, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बोला गया कि गवर्नमेंट एट द प्रीटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी वो आपका डेटा ले सकती है। गवर्नमेंट को अलाउ होगा, अगर गवर्नमेंट सोशल मीडिया पेजेस से या फिर अन्य वेबसाइट से, उन कंपनीज से आपका पर्सनल डेटा कभी भी मांग सकती हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट आपका डेटा ले सकती है, ये इसमें एक बड़ी बात की गई। इसके बाद देखिए एक और बात की गई है, वो ये है कि कंपनीज अगर आपका डेटा लेती हैं तो यहां पे परपेचुअलिटी ऑफ डेटा नहीं होगा, नो परपेचुअलिटी ऑफ डेटा। परपेचुअलिटी ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है? परपेचुअलिटी ऑफ डेटा का मतलब होता है कि आपका डेटा हमेशा हमेशा के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए उनके पास नहीं रहेगा। ये डेटा उनको कुछ समय के लिए अपने पास रखना होगा, और अगर उनको लगा कि बाद में डेटा का कोई काम नहीं है तो उनको खत्म भी करना पड़ेगा, वो डेटा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो अगर खुद से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो आपके पास जो डेटा प्रिंसिपल है, जिसका डेटा प्रोटेक्ट करना है, जो व्यक्ति जिसका डेटा जनरेट हो रहा है, वो व्यक्ति आप चाहें तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे डेटा को प्लीज इंटरनेट से हटा दिया जाए। इसको आजकल कहा जा रहा है राइट टू फॉरगेट, और ये राइट टू फॉरगेट राइट टू प्राइवेसी का ही एक अभिन्न अंग है। दुनिया भर में इसके बारे में बातें की जा रही हैं, राइट टू फॉरगेट या फिर राइट टू इरेज या फिर राइट टू विदड्रॉ।
किसी ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है, वो बोल रहा है कि भैया हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, अब मैं चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन अब यहां से हटा ली जाए, तो उसको हटाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिस इज राइट टू फॉरगेट, ये भी आपको मिला इसी कानून के तहत। इसके बारे में देखिए, इसके अलावा और क्या बातें की जा रही हैं। इसके बाद बात की जा रही है डेटा मिनिमाइजेशन की। मैंने वो आपको बता ही दिया। मिनिमाइजेशन का मतलब, मिनिमाइजेशन का मतलब कि जितनी नीड है सिर्फ उतना ही डेटा लिया जाए, ज्यादा डेटा ना कलेक्ट किया जाए आपसे। तो इसके बारे में भी बात की गई है। इसके बाद देखिए, जो अगर कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है और ये नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो हम लोगों ने सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात की, उसके अंदर में ग्रीवांस सेल होगा, जहां पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात आती है कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये लगेगा किसके ऊपर, लागू किसके ऊपर में हो। तो ये देखिए, टेरिटोरियल लॉ बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेरिटोरियल लॉ है ये लॉ सबके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब वो व्यक्ति भले भारतीय ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया की बाउंड्री पार करके विदेश चला गया, अब उसके ऊपर में ये एक्ट नहीं लगेगा, एनआरआईज के ऊपर नहीं लगेगा। कोई कंपनी आपका डेटा लेके बाहर चली गई है, अब उसके ऊपर में भी कार्रवाई इस बिल से नहीं की जा पाएगी। तो ये टेरिटोरियल लॉ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट्स में आपको फंसाया जा सकता है। आपसे ऐसा स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि इंडियंस के ऊपर में लगेगा, वो एनआरआई ही क्यों ना हो, विदेशों में रह रहे हैं इंडियन रेजिडेंट्स लिविंग अब्रॉड, उनके ऊपर में भी लगेगा। ध्यान रखिएगा, उनके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सिर्फ इंडियंस या कोई भी व्यक्ति, अगर फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं उनके ऊपर में भी लगेगा। मतलब ये टेरिटोरियल लॉ, इंडियंस रह रहे हो, विदेशी नागरिक भारत में रह रहे हो, उन सबके ऊपर में काम करेगा। लेकिन भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हो, विदेशी नागरिक विदेशों में रह रहे हो, उनके ऊपर में ये एक्ट नहीं लगेगा। सॉरी, अभी तो बिल है, वो काम नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, इसमें और किस चीज की बात की गई है। इसमें बात की गई नो परपेचुअलिटी ऑफ डेटा, इसमें बात की गई डेटा मिनिमाइजेशन, इसमें बात की गई टेरिटोरियल लॉ की, इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की बात की गई है, और बात की गई है कि जो लोकलाइजेशन की बात की गई थी कि डेटा का लोकलाइजेशन होना चाहिए, इस डेटा लोकलाइजेशन में थोड़ी छूट दी गई। देखिए, हर एक कंपनी अपना सर्वर भारत में स्थापित नहीं कर सकती। पहले जब बोला जा रहा था, प्रीवियस लॉज में ये बातें की जा रही थी, इसके पहले जो बिल आए थे उसमें बोला जा रहा था कि स्ट्रिक्टली लोकलाइजेशन ऑफ डेटा होना चाहिए। तो कंपनीज ने ऑब्जेक्ट करना शुरू किया, फिर इसकी स्टडी की गई, पता लगा कि बहुत सारी कंपनीज इस प्रकार से तो भारत में बिजनेस कर नहीं पाएंगी, और अगर वो बिजनेस नहीं करती हैं तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर में बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए बोला गया कि ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए, उसको रिलैक्स किया गया। तो रिलैक्सेशन इन द localization of data norms has been provided in this new bill, ये काम किया गया है। इसके बाद देखिए, पेनाल्टी मैंने आपको बता दिया कि पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसमें पोस्टमार्टम प्राइवेसी की बात की गई है कि कोई व्यक्ति नॉमिनेट कर सकता है कि उसके बिहाफ पे कोई और डिसीजन ले सके। इसके बाद देखिए, इसमें एक डीम्ड कंसेंट, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट आपसे आपका डेटा ले सकती है, उसके लिए इसमें प्रोविजन रखा गया डीम्ड कंसेंट का, कि हम डीम्ड कंसेंट मतलब मान लेंगे कि जनता का कंसेंट है और हम उनका डेटा ले रहे हैं। यहां पर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो यहां पर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी नहीं लगेगा, ये नहीं लगना चाहिए। ये बातें की गई। तो मेरे ख्याल से इस एक्ट की राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल डेटा, ये सब चीजें क्या हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल डेटा की चोरी होने से प्रॉब्लम क्या है, पर्सनल डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद पर्सनल डेटा को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत समय से क्या कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट्स आपने देख लिए। इसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हम लोगों ने वो समझ लिए, और फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं। इन प्रोविजंस को देखने के बाद हम लोग एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि आज के बिल और इसके जो पहले बिल आया था उसमें क्या डिफरेंस है। आपको क्वेश्चन देखिए क्या पूछे, इससे अगर आप मान लीजिए कि अभी पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं पास होता है तो भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये पूछ सकता है कि आपसे अभी डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेके एक बिल आया है 2022 में, उसके की प्रोविजंस क्या हैं वो बताइए, वो कितने सही हैं कितने गलत।
उनसे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, उससे अच्छा क्या होगा देश में, उससे खराब क्या होगा। जैसे गवर्नमेंट इनपुट ले रही है देश दुनिया से, पूरे देश भर से, ऐसे ही वो इनपुट आपसे भी ले लेती है। यूपीएससी कैंडिडेट से बहुत बार किसी अपकमिंग बिल के ऊपर में इनपुट ले लिया जाता है, तो आपसे उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पूछ लिए जाएंगे। ये भी देख लिया जाएगा, इससे जज कर लिया जाएगा कि आप किसी चीज का सही इवेल्युएशन कर पाते हैं कि नहीं, आपके अंदर में एनालिटिकल एबिलिटी है या नहीं है। तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आपको जानने हैं, और पुराने बिल और अभी के बिल में क्या अंतर था आपको ये भी जानना है। एक रैशनल समझना है कि पहले ऐसा क्यों किया गया था और अब ऐसा क्यों किया गया है। तो अगर प्रीवियस और नए बिल की अगर बात करें, इधर हम लोग लिखें करंट बिल, अभी का बिल, और यहां पर प्रीवियस बिल लिखे हैं। तो प्रोविजंस की बात करते हैं, जहां जहां पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया। सबसे पहला था डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस बिल में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस किए गए थे, और अब उसको इजी कर दिया गया है। कुछ कंपनीज को इसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली कंपनी नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रखी गई है कि आपको अपना पूरा डेटा लोकलाइजेशन करना होगा, सर्वर यही बना। अब गूगल अपना एक सर्वर ऑलरेडी वहां पर चलाता है, उसको उतना ही बड़ा अगर सर्वर एक इंडिया में स्टैब्लिश करना होगा तो उसके लिए मुश्किल होगी, उसके लिए महंगा होगा। तो जब तक हमारे पास में अपना कोई ऐसा सिस्टम नहीं आ जाता, और इंडिया को क्या फेसबुक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। क्या उससे बिजनेसेस नहीं हो रहे? क्या इंस्टाग्राम फेसबुक का कोई रोल नहीं है इंडिया के इकोनॉमी को चलाने में? बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए भारत सरकार उस इकोनॉमी को भी क्रिपल नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने इसको इजी रखा है। कुछ कंपनीज के लिए यहां पर रिलैक्सेशन दिया है। इसी तरीके से दूसरी बात करें तो किस प्रकार के डेटा का प्रोटेक्शन किया जाएगा, विच काइंड ऑफ डेटा हैज टू बी प्रोटेक्टेड। यहां पर देखिए इस बिल के जद में, इस बिल के अंतर्गत किस प्रकार के डेटा आते हैं। वो डेटा, ध्यान से सुनिएगा, वो डेटा जो कि भले डिजिटली कलेक्ट किए गए हो या फिर फिजिकली कलेक्ट किए गए हो, पर उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरेज, ये सब डिजिटली हो रही है। सिर्फ डिजिटल प्रोसेसिंग और डिजिटल स्टोरेज वाले डेटा के प्रोटेक्शन की ही बात की गई इस बिल में। लेकिन इसके पहले जो बिल आ रहा था उसमें बोला गया कि डेटा पर्सनल डेटा होना चाहिए। अब वो डिजिटल तरीके से रखा गया हो या फिर फिजिकल तरीके से रखा गया हो, उस दोनों ही प्रकार के डेटा के ऊपर प्रोटेक्शन एंश्योर करने के लिए बिल आएगा। अब फिजिकल प्रोसेसिंग हो रही किसी डेटा की, फिजिकल स्टोरेज किया गया किसी डेटा का, और उसमें अगर किसी प्रकार की ब्रीच होती है, उन प्रोविजंस को इससे बाहर रखा गया। इसीलिए आप देखेंगे यहां पर नाम क्या रखा गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। यही कारण है कि इस बिल का नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक। तीसरा इसमें जो डिफरेंस है, पहले इस बिल को टेरिटोरियल लॉ नहीं बनाया गया था। पहले इस बिल में ये बात बोली गई थी कि इसको बाहर भी रखा जाएगा। बाहर इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो बिल को हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोगों ने इसको रख दिया कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही लगेगा, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। पहले इसकी जद में एनआरआईज भी थी, अब इसको उस एनआरआईज को इस प्रोविजन से बाहर कर दिया गया। तो ये कुछ डिस्कशन हुआ। इसके बाद अब हम लोग एक बार इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव्स क्या हैं। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव इसका यह है कि ये फंडामेंटल राइट जो आपको मिला है आर्टिकल 21 के तहत, उसको ये इंश्योर करता है। 2017 में पहली बार राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद अभी तक कोई अलग से उसके लिए कोई कानून नहीं आया था। तो पहली बार उससे रिलेटेड कोई कानून आएगा तो वो होगा ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करता हुआ पहला एक्ट है। इस दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखेंगे कि बिजनेस फ्रेंडली है। ये डेटा प्रोटेक्शन करने के साथ साथ इंडिया के इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखता है, और ऐसा नहीं है कि ये डेटा प्रोटेक्शन करने को ही प्राथमिकता देता है और भले ही इससे बिजनेसेस इंडिया के बहुत ज्यादा लॉस में चले गए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और डेटा प्रोटेक्शन,
इन दोनों चीजों को ये बैलेंस करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। तो ये बिजनेस फ्रेंडली बिल भी है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ में अलाइन करता है। आज दुनिया की तमाम बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि भारत में बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत में आके किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर है, एक शंका है, एक एप्रीहेंशन है कि इंडिया में तो हम लोग डिजिटली कोई काम करेंगे, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कुछ है ही नहीं, तो हमें आगे चल के किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हमको ये बिल लाना बहुत जरूरी था। तो नाउ दिस बिल is aligned with the global best practices in this regard. Aligned with global best practices. ये भी एक अच्छी बात हो गई। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे हम लोगों ने बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाने के चक्कर में डेटा फिड्यूसरीज को, कंपनीज को ज्यादा पावर दे दी है। Data fiduciaries have now more power. दूसरी बात यह की गई है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस कितनी होगी। हम लोग एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना रहे हैं, वो बोर्ड कितना इंडिपेंडेंट होगा, कितने इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये भी हम लोगों को इंश्योर करना है। उसके इंडिपेंडेंस के बारे में बात है, क्योंकि इसमें आपने देखा कंपनी एक्सपर्ट्स भी, अब क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कौन किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा वो हमें नहीं पता। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए थी। कहीं पर भी अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसको किसी प्रकार का कुछ एडजुडिकेशन करना है, उसको जस्टिस करनी है, तो जुडिशियल सिस्टम वाले सभी बॉडीज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो इंडिया की जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो हमारा आइडियल है, उस आइडियल के साथ में भी अलाइन होता है। लेकिन यहां पर अभी लगता है कि चूंकि इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे, इंडस्ट्री के लोग होंगे, तो शायद ये इतनी इंडिपेंडेंट बॉडी ना रह पाए। एक ये भी सवाल खड़ा होता है। इसके बाद बात आती है कि गवर्नमेंट को जो एब्सोल्यूट पावर दी गई है, गवर्नमेंट्स पावर टू कलेक्ट पर्सनल डेटा, ये जो डीम्ड कंसेंट का जो उसमें प्रोविजन रखा गया है, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग इसको भी लेकर बड़े एप्रीहेंसिव हैं कि गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव डेटा लेके उसका इस्तेमाल कर सकती है। और क्या गवर्नमेंट के पास रखा हुआ सभी डेटा सिक्योर ही है? अभी एग्जाम्पल की तरह से हम लोग देखें तो गवर्नमेंट के बड़े से बड़े मिनिस्टर्स, बड़े ऑफिसर्स, उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई। पिगैसस नाम का आपने एक सॉफ्टवेयर सुना होगा, एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, और उनके पास में इंडिया के लोगों की पर्सनल चैट्स पड़ी हुई हैं। बताइए। फिर यहां पर दूसरी बात आप देखेंगे, ये कोविन डेटा, जब आपने कोविड वैक्सीन लगवाई होगी तो उस टाइम पर एक कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे थे। अब किसको वैक्सीन लगी, किसको नहीं लगी, कौन सी वैक्सीन लगी है, इस सब से रिलेटेड कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी वो उस पर पड़ी, उस पर आपका आधार कार्ड रखा हुआ है, आपने उसको आधार से लिंक किया था, याद करिए, और आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आधार से पैन कार्ड जुड़ा हुआ है। तो उससे वहां तक जाते जाते कोई हैक करते करते आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग तीसरी बात करें, मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, आधार डेटा खुद लीक हो चुका है और कहते हैं गवर्नमेंट के पास में बहुत सिक्योर है, लेकिन कहते हैं कि आधार, लोगों की आधार से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो डार्क वेब पर खुलेआम बहुत सस्ते में बिकती है, कोई भी खरीद सकता है। तो क्या गवर्नमेंट इतनी पावर अपने हाथ में ले रही है? क्या गवर्नमेंट के पास डेटा सिक्योर है? गवर्नमेंट के अधिकारी क्या इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं? तो ये कुछ इसके साथ में नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाना चाहिए। यही सब कुछ बातें आप लिख सकते हैं। तो ये जो हम लोग बोल रहे थे कि अब ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ में अलाइन हो गया है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी जो जिसके एग्जांपल माना जाता है वो है यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर। अगर आप कभी भी इससे रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे हैं उसमें आपको यूरोपियन यूनियन के जीडीपीआर की जरूर बात करनी चाहिए, इससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। जीडीपीआर क्या है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स।
यूरोपियन यूनियन का। इसी प्रकार से हम लोग यूएसए की बात करें, वहां पर सेक्टर स्पेसिफिक अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके के डेटा जनरेट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉ बनाए, वहां पर और आगे बात पहुंच चुकी है। चाइना हमसे बहुत आगे है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, बहुत पहले उसने बिल बना लिया था कि कंपनीज कितना डेटा लोगों से ले सकती हैं, क्या करेंगी। हालांकि गवर्नमेंट के पास तो उनके पास में एब्सोल्यूट पावर है, वो कोई भी डेटा ले सकते हैं, लेकिन कंपनीज नहीं ले सकती। कंपनीज इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं कर सकते, उस डेटा का मिसयूज नहीं कर सकती। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अब हमको ये बिल पास करना चाहिए। तो अपने सुझाव के तौर पर आप ये 2-3 सुझाव भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको ये इशू समझ में आ गया होगा। इशू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आइए एक बार क्वेश्चन देख ही लेते हैं, इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, Which of the following statement is correct regarding India's Digital Personal Data Protection Bill 2022? The bill aims to weaken data protection measures and increase government access to personal data. ऐसा नहीं, ये यहाँ पर चाहती है कि गवर्नमेंट का एक्सेस रहे, लेकिन ये नहीं कि गवर्नमेंट का एक्सेस बढ़ जाए पर्सनल डेटा पे। ऐसा बढ़ाने की कोई बात नहीं है, और ना ही डेटा प्रोटेक्शन को कमजोर करने की बात है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। The bill aligns India's privacy standards with the United States sectoral laws and regulations. इसको किया तो गया है, लेकिन ज्यादा इसको अलाइन किया गया यूरोपियन यूनियन के जीडीपीआर के साथ में। देखते हैं अभी कितना सही कितना गलत है, हमको बेस्ट आंसर इसमें से सिलेक्ट करना है। द बिल प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। बात सही है, ये तो इसमें प्रोविजन रखा गया है, ये भी हो गया। द बिल एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा फिड्यूशरीज। यस, ये भी इसमें बातें की गई, तो ये ज्यादा करेक्ट होता है। The bill provides exemption for government agencies based on national security and public order. ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही होता है। तीसरे स्टेटमेंट को हम लोग गलत मानेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 सी और डी दोनों ही सही।